इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो थोड़ा मोटिवेट करिए, फर्स्ट डे तुरंत पता नहीं लगेगा। उतना मुझे नहीं करना, जैसे तुम वैसे कर दो, ठीक है? चलिएगा तुम ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ। तुम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ना, ये एनसीईआरटी का है ना, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम यही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें चार्ज के बारे में पढ़े, चार्ज होता क्या है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि फील्ड वगैरह क्या होता है, फिर डाइपोल क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। कूलम्स लॉ तो नहीं पढ़ाएंगे, वो कट हो जाएगा। क्यों? इस वजह से हम बहुत कट पढ़ाएंगे, क्या चिंता मत करो तुम। अरे यार, जितना पानी डालोगे शक्कर में डालोगे उतना ही मीठा होगा ना, उतना ही साफ पकाना, ठीक है। तो डिले में कट कर दी, हो गया? नहीं, तुम लोग कॉपी पे लगा लो हेडिंग भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हो गया? ये अब तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहा है क्या? नो सर। अब क्या है, देखो तुम 12th क्लास का जो मैक्सिमम जो पोर्शन है, समझे बात, उस मैक्सिमम पोर्शन में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ना हम लोगों को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 12th क्लास का जो मैक्सिमम जो पोर्शन है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझे बात? अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है जो टॉपिक है, इसको देखो दो पार्ट में देखो डिवाइड किया गया है 12th क्लास में, और मैक्सिमम जो पोर्शन है इसी में क्या होगा, तुम लोगों को कवर हो जाएगा। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। बाकी क्या तुम लोग उसमें बच जाएगा, तुम लोग रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। समझे बात? अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को देखो दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, जहां पर चार्ज पार्टिकल क्या है तुम लोगों को रेस्ट में। समझे बात? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज समझ सकते हो। और स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। समझे बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इस केस में, इस वाले पोर्शन में क्या रहेगा, जो पढ़ाई करेंगे तो उस केस में क्या रहेगा, जितने सारे चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज किस में रहेगा, तुम लोगों को रेस्ट। बात समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक को ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रो प्लस क्या होता है? स्टैटिक। समझे बात को? इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रेस्ट। यानी कहने का मतलब अगर चार्ज अगर कहीं पर रेस्ट में रहेगा तो किस पोर्शन में कवर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक और जो पोर्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या नाम है तुम लोगों को? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हो गया, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो भी टॉपिक होगा उसमें क्या होगा? चार्ज इन मोशन। क्या होगा तुम लोगों को? चार्ज इन मोशन। आप देखो सभी को पता है कि अगर चार्ज अगर मोशन करेगा, बोल लड़के, अगर मान लो सबको पता है कि चार्ज अगर मोशन करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अगर चार्ज अगर मोशन करता है तो क्या बनता है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि देखो तुम लोगों को सभी को इतना तो बेसिक पता होगा ना कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज होने का मतलब क्या? चार्ज पड़ेगा, इसमें हो जाएगा तुम लोगों को मोशन। ठीक है। एक बात तुम लोग 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आसपास क्या जनरेट करता है? मैग्नेट। यानी कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी हम पूरा कौन सा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग? मैग्नेटिज्म। क्या कवर करेंगे हम लोग, है ना? मैग्नेटिज्म। समझे बात को? यानी मैग्नेट का पूरा टॉपिक है। इसके बाद चार्ज अगर मोशन करता है तो एक और टॉपिक हम लोग पढ़ना है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे यह चलेगा, धीरे धीरे बेसिक बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई। वो ईएमआई नहीं जो हम लोग है ना आजकल देखते रहते हैं फॉर्म किसी चीज को। एक बात और, अगर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वहां पर हम लोग को पढ़ना है एसी। एसी का मतलब क्या है हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में लेना। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अरे हम लोग के घर में जो सप्लाई आती है कौन सा करंट है आपका, एसी करंट है ना। और इन्वर्टर वाला डीसी। आप देखो क्या पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो हम लोग को चार टॉपिक पढ़ना है। क्या, करंट देखो पूरा उसी में कवर हो जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद ईएमआई, और लास्ट में क्या हो जाएगा तुम लोगों का एसी। अब इधर देखो, देख रहे क्या, हाँ देखो, अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो एक केवल ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है क्या? अब क्यों करता है आगे चलेगा, आज तक धीरे धीरे सुनते रहो। अगर देखो मुझसे मान लो कि चार्ज यहाँ पे रेस्ट में एक जगह रखा हुआ है, तो इसके आसपास जो एरिया होगा उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? और अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, तो मोशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो देखो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। क्या, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड। समझे बात? मूविंग जो चार्ज होती है वो दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब देखो मूविंग चार्ज होने का मतलब क्या है, इसमें दो बात और आ जाती है। जैसे यहाँ बात हम लोग समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्यू चार्ज है ना, और इसके आसपास एरिया होगा, वो क्या होगा तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, ये चार्ज पड़ी आराम से जगह पे रेस्ट कर रहा होगा। अब देखो मोशन करने का मतलब दो चीज होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करने का मतलब हो सकता है कि पार्टिकल आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है पार्टिकल आपका एक्सेलरेट कर रहा हो। बात समझ में आ रहा है? पार्टिकल क्या कर रहा है, तुम लोगों को एक्सेलरेट कर रहा हो। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, समझे बात? सॉरी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका देखो वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो गई। और मान लो कि अगर एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो इसका एक्सेलरेशन अगर है मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई चार्ज पर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में कितना बढ़ जाता है तुम लोगों को, 4 मीटर पर सेकंड से। पहले 4 होगा, दूसरे में कितना 8 होगा, फिर कितना हो जाएगा 12 करके। तो देखो जो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपने आसपास केवल देखो लड़की, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो अपने आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, कौन सा तुम लोगों को, मैग्नेटिक। समझे बात? और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, समझे बात, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है। अरे एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या, मोशन तो होगा लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझे बात को? तो क्या होगा, अपने आसपास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अपने साथ में क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझे बात? एनर्जी क्या करेगा, तुम लोगों को रिलीज करेगा। समझे बात को? अब उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका डायग्राम ऐसे करके बनते रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर एक्सेलरेटेड करेगा तो दोनों फील्ड बनेगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, तुम लोगों का एनर्जी। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो केवल दो ही फील्ड बनाएगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर रेस्ट में रहेगा तो केवल क्या बनाएगा, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात को? कोई दिक्कत है? इस बात को ध्यान देना है कि अगर एक्सेलरेट करेगा तो साथ में एनर्जी करेगा और कांस्टेंट से मूव करेगा तो केवल दो ही फील्ड बनाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ये देखो 12th क्लास का इतना जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाया ना 12th क्लास का, मुझे लगता है कि 70 आसपास % इतने में कवर हो जाता है। बाकी तुम लोग देखो 12th क्लास में इतना छोटा देखो 2 टॉपिक बच जाता है, जिसका नाम क्या है, तुम लोग को रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स। समझे बात को? तो इतना तुम लोग का थोड़ा सा है ना जो हम लोग कवर करेंगे, और यहाँ तक केवल बात होगा चार्ज का, करंट का। समझे बात को? छाप लो इसको। तो ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन था। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो दोनों फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और साथ में क्या करता है, एनर्जी भी रिलीज करता है।
लेकिन केवल कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से मूव करेगा तो केवल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करेगा। और 12th क्लास का जो फिजिक्स है 11th क्लास के कंपैरिजन में काफी इजी है, समझे बात? लेकिन अब थोड़ा सा वही हो गया। ना, 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 ना। कम 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 तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो साथ में एनर्जी भी रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम चिट्ठी जो करते रहती हैं रियल क्लास करती हैं, अच्छे फैकल्टी का दिमाग नहीं काम करता। केमिस्ट्री को दिखाई देता है कुछ ना कुछ, कहीं बॉन्ड जोड़ते रहो, नहीं समझ में टीचरों केमिस्ट्री का सबसे आसान काम है, समझे बात? नहीं समझ में बॉन्ड जोड़ते रहो, तुमको केवल आंसर याद होना चाहिए, समझे बात? अब बच्चा क्या समझ में कहां कौन सा बॉन्ड लगाना है? मेरा वीडियो जाएगा ना, कोई देखेगा मुझे खुद होगा ये वीडियो से ना ना ना। थोड़ी बात ही थी, अबे तो बेसिक बातें समझे बात। तो तुमको बुला रहा है वो कर बोल है उसका। तुम्हारा डेट कैसे हो गया था? तुम हॉस्टल क्यों शिफ्ट कर जाता है? हाँ यहीं शिफ्ट कर जा, आने जाने का समय तो बचेगा, पढ़ाई करेगा दिन में बैठ के। घर पे जाता और डिस्ट्रैक्शन वगैरह होते रहता है। ऐसा अपनी बातें कर रहे हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो सॉल्यूशन जीरो होगा। हाँ तो आपने तो अरे काइनेमेटिक्स थोड़ी चल रहा है यार, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अभी पुराना प्यार याद करती है तुम भी, नया प्यार ढूंढो जिंदगी में, खुश रहना है तो ठीक है। कब तक पुराने सामान ढोते रहोगे तुम? हो क्या? तब वक्त साथ लोग फोन चेंज कर देता है पुराना, और तुम वही डूबी पड़ी हो एकदम। सर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो चेंज वेलोसिटी जीरो हो गया। वही टॉपिक है, लगता है कि हम 1 साल बाद इसको स्टार्ट किए हैं, बीच में कहाँ? हाँ इस बीच में कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, लेकिन तुमको लगता है कहीं पे फ्लो नहीं बनता है ऐसे स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट नहीं इसको भी स्टार्टिंग नहीं करता बेचारे के इसको रख करे इसको। चलो ठीक, अब तुम लोग, अब वो भी सी बात है कि इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज है क्या। कॉपी पर हेडिंग लगाओ चार्ज। चार्ज तो चार्ज फील्ड क्या है? है फील्ड होगा, अभी क्या चिंता कर रही हो? अभी चार्ज पढ़ो कि फील्ड पढ़ाएंगे, समझे बात को? पहले शादी होगा उसके बाद। सॉरी चलो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगा दिया, चार्ज है क्या। अब यार देखो चार्ज का जो कंसेप्ट है ना, इतना पेचीदा तो नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा ये है। मुझे अभी भी याद है, हालांकि बात तुम लोग मैं शेयर भी किया हूँ, जब मेरा फर्स्ट 12th क्लास में था ना, तो उस क्लास में कम से कम बच्चे 120 के आसपास थे, उससे ज्यादा ही था बच्चा। मेरा फर्स्ट क्लास था तो है ना, मुझे अभी भी याद है, अर्पण करके, अर्पण राजपूत के बच्चा का नाम था, शायद अर्पण ही नाम था, कि सर वो चार्ज सर बता दो दिए, अब मैं सर चार्ज दिखा दो। यही फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे क्लास का, 12th क्लास में मेरा फर्स्ट क्लास था कि सर ये चार्ज बताइए, चार्ज है क्या? चार्ज मुझे हम दिखा सकते हैं। अरे तुम कुछ नहीं दिखा चार्ज। अब देखो, अब चार्ज क्या है तुमने देखा होगा ना कि चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, और एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है तो इंसान के पास दो तरह के प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, या तो अच्छा होता है बुरा होता है कि नहीं?
ये बात तुम लोग क्या करते हो, महसूस करते हो। और अच्छाई जो बुराई है उस आदमी के साथ देखो जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो बात बोला है। यस सर। अब ये चीज पता क्या है, तुम फील कर सकते हो, देख थोड़ सकते हो। उसी तरह क्या है कि जो चार्ज है ये किसी भी मैटर के साथ क्या उसका एक प्रॉपर्टी है, समझे बात को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे इंसान जन्म ले लिया तो अच्छा बुरा के साथ जुड़ा हुआ है, वही अगर कोई अगर मैटर है तो उसके साथ चार्ज क्या है आपका एक तरह का प्रॉपर्टी है, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, समझे बाबू। अब तुमसे कोई पूछे कि मास क्या है, मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। हम पूछे मास क्या है तो उसके बिना चार्ज नहीं हो सकता। मास क्या है, बहुत केमिस्ट्री में बताया हूं बिलाल सर, मास एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह। मास जो चेंज नहीं होता है, फंडामेंटल वेट जो समझे बात को। तो कहने का मतलब है कि चार्ज अगर तुम से कोई पूछे तो क्या है आपका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का, समझ रहे बात को। जैसा अच्छाई बुराई किसी इंसान का अगर मान प्रॉपर्टी वगैरह है, उसी तरह क्या है चार्ज वगैरह भी, समझे बात को। कोई दिक्कत है क्या। तो इसको क्या बोलते हैं कि चार्ज है आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, समझ रहे बात को। कोई दिक्कत है क्या, नहीं बोल रहे हैं। ये चार्ज को जैसे मान लो कि है ना, चार्ज को देखो डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज अगर पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल को चार्ज इज डिनोटेड, यही पढ़ते हैं धीरे धीरे, क्या करते हैं आपका क्यू, समझे बात को। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो जिस तरह लेंथ को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, उसी तरह चार्ज पार्टिकल का चार्ज का मेजरमेंट कर वो करते हैं आपका इसका कूलम करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है आपका, तुम लोगों को कूलम, क्या है तुम लोगों को कूलम। ये कूलम को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, समझे बात। अब क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी तुम लोगों को, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है तुम लोगों को, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग है ना इजीली भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, इसका ए साइन क्या होता है, कूलम होता है, इसको सी से करते हैं। और कौन सी क्वांटिटी है तुम लोगों का, स्केलर, समझे बात को। स्केलर का मतलब क्या है, इसको इजीली हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है कि अगर बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये टाइप्स ऑफ अगर चार्जेस की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है, इसके देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसका मतलब है ना, थोड़ा सा समझने वाली बात है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता क्या है, समझ रहे बात। अब कोई लोग बोल देता है ना कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है क्या, समझ रहे बात को। आप थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, क्या समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, या तो नोट करके समझाते हैं। यहाँ तक कि तुम लोग है नोट कर फिर समझाते हैं कि दो टाइप की चार्ज होता है। सर उसका मतलब क्या, वो जो प्रॉपर्टी है, अरे इंट्रिंसिक का मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, इसके साथ जुड़ा होता है, समझे बात। जैसे तुम्हारे सर में तुम्हारे पापा का नाम जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है क्या, कोई बात नहीं। कूलम कूलम कूलम। तो चार्ज भी देखो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फंडामेंटल मतलब तो होता ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं एसी। एसी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है यार, मुझे है ना, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मुझे लगता है कि अंदर से प्यार जग गया। हो गया, नहीं चाहिए। अरे नहीं वही है ना, नया वाला में करेंगे।
गया? बोला है। अभी तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। समझ रहे बात को? चूंकि है ना, बच्चा क्या है कि बचपन से रट्टा मारते आ रहा है ना? तुम्हारा हो गया ये? हाँ बन चार्ज कितना होता है? 2 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका देखो मतलब समझो। अच्छा एक बात बताइए, तुम लोग ठंड वगैरह में कभी देखा है क्या? जैसे मान लो कि कंबल में पाँव लगता है, या मान लो कि स्वेटर वगैरह हटाते हैं ना तो झटका लगता है, वो चिंगारी जलता हुआ देखा हुआ तुम लोग? देखा क्या तुम लोग? कभी कभी मान लो स्वेटर को उठा रहा है ना, या चद्दर वगैरह से रगड़ेगा तो आपको तो चिंगारी निकलता है। कभी कहता हूँ तुम तो कुछ नहीं देखी जिंदगी में। तो वो सभी क्या है, वहां पे चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है। समझ रहे बात? चलो ठीक है, देखो इसका मतलब क्या समझ। एक बात बताओ, इधर देखो। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कांसेप्ट समझते हैं कि आज तक तुम लोग है ना बचपन से सुराटा मारते आया है। पॉजिटिव चार्ज है किसका? नेगेटिव चार्ज। एक बात बताओ, जैसे कि मान लो अपने पास कोई बॉडी है, एटम वगैरह जो भी है, ये मान लो कि न्यूट्रल है। ये क्या है तुम लोगों को? न्यूट्रल। ऐसे भी जो एटम न्यूट्रल ही होता है। ये बताओ न्यूट्रल का मतलब क्या है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन? अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है? दोनों इक्वल है। कहने का मतलब है ना कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास, बॉडी के पास जो नेट चार्ज है वो 0 है। नेट चार्ज कितना होना चाहिए तुम लोगों को? 0। समझ रहे हो? अगर कोई बॉडी एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? इसके पास नेट चार्ज कितना है तुम लोगों को? 0। नेट चार्ज 0 का मतलब यही है कि जितना आपका कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यही तो मतलब होगा ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 0। जैसे मान लो इसके पास मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव है, और मान लो कि 5 प्रोटॉन जोड़ दिए तो जब कर देंगे तो दोनों कितना हो जाएगा? 0। तब इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल आपका न्यूट्रल है। कोई दिक्कत है क्या? तो मान लेते हैं इसके पास चार्ज पॉजिटिव है और आपका चार्ज नेगेटिव। बात समझ में आया तुम लोग? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये जो एटम है वो क्या है तुम लोग को? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। समझ रहे हो? आज बोला है ये कई बच्चे में बोलते सर अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब चार्ज 0 है। गलत है। न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज होता है, भी सी बात है। देखो चार्ज नहीं है क्या? देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, चार्ज पॉजिटिव है। न्यूट्रल बॉडी के पास नेट चार्ज 0 होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये बच्चा हमेशा स्किप कर देता है। न्यूट्रल के पास चार्ज हमेशा होता है, चार्ज नहीं दिखाई दे रहा बॉडी पे, लेकिन बॉडी पे नेट चार्ज। समझे बात? दोनों का डिफरेंस वगैरह है। चार्ज होता है लेकिन नेट चार्ज क्या होता है? 0। अब ऐसा काम करते हैं, अब ये है ना, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको क्या करते हैं? बाहर से है ना नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। बाहर से क्या देते हैं तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। बाहर से क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। अब एक बात बताओ, पहले इसके बाद वो 4 नेगेटिव था, अब तुम बाहर से और अगर नेगेटिव दे दोगे, यानी कहने का मतलब इस बॉडी के पास अगर पॉजिटिव तो उतना ही रह जाएगा अभी भी जो है ना, और नेगेटिव देखो बढ़ गया, कितना हो गया? 8। 4 3 3 6 इक्वल। इसका मतलब है कि इस बॉडी के पास है ना चार्ज देने के बाद क्या हो गया कि एक्सेस ऑफ क्या हो गया तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ क्या हो गया तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। अब देखो जिस बॉडी के पास अगर एक्सेस और नेगेटिव चार्ज हो गया है, समझे बात को? और बोला है यानी इसको बोल सकते हैं आपका कि है ना, सही तो है। इस बॉडी के पास अगर बाहर से अगर मान लो कि अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन देती है, इस केस में क्या हो गया? एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया। समझे बात? तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। चार्ज क्या बोलते हैं? चार्ज। समझे बात? यानी इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव है वो। समझ रहे बात? अब इसी वाले केस में ऐसे करो, इसी वाले बॉडी से कि इसमें 8 था क्या? इसमें 1 करो कि इसमें से तुम है ना कि 8 था क्या? इसमें तुम है ना 6 नेगेटिव चार्ज निकाल लो, बाहर कर लो। ये का तुम ध्यान देना, इसमें से तुम बाहर नेगेटिव चार्ज निकालो।
अब बताओ अगर 6 अगर नेगेटिव चार्ज निकाल लोगे तो इसमें कितना बच जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। यानी कहने का मतलब इस बॉडी के पास पॉजिटिव कितना चार्ज तो रहेगा और नेगेटिव कितना बच जाएगा? 2। यानी इसे यहाँ बोल सकते हैं कि इस बॉडी के पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ क्या हो गया तुम लोगों को? पॉजिटिव चार्ज। समझे बात? इसका मतलब क्या है? इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली आपका चार्ज एटम। समझे बात? तो मेरे हिसाब से ध्यान दो, अगर कोई बोल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या है? उस बॉडी के पास जो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज संख्या है आपका ज्यादा है और नेगेटिव क्या है तुम लोग कम है। अब कोई बोल रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है बॉडी है, उस बॉडी के पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है तुम लोगों को ज्यादा है। समझे बात? यही है ना कि तुम लोगों को नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है तुम लोगों को ज्यादा। और इस वाले केस में अब इसको उल्टा ही बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या कम है। समझ रहे हो? इसको तुम लोग उल्टा ही बोल सकते हैं कि कोई अगर बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ तुम लोग को नेगेटिव ज्यादा है, और उल्टा क्या बोल सकते हो इसमें आपका कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है तुम लोग कम है। इसको तुम क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है तुम लोग ये ज्यादा है, और उल्टा इसको तुम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है तुम लोगों को कम है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को जो बचपन से रट्टा मारते आ रहा था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका तुम लोग कांसेप्ट समझ में आया। समझे बात? ठीक। एक बात और क्या, एक बात और एक तक सब पता होगा ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई अगर एटम वगैरह है, तुम्हारे पास कोई अगर एटम वगैरह है तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सबको पता होगा बेसिक वगैरह। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चार्ज होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है प्लस कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। और ये जो बाहर का जो ऑर्बिट है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाते रहता है? भैया आपका इलेक्ट्रॉन। समझे बात? और ध्यान देना, कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का करते हैं। समझे बात? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है। समझे बात? तो जो लेन देन का जो काम कौन करता है? अपने इलेक्ट्रॉन भाई साहब करते हैं, है ना? बताओ ना, अपने परिवार में वही लड़का घूमता है जो घर के बाहर घूमते रहता है, आना उसी का रहता है, जो दरवाजे बंद होते अंदर बंद है। तो चार्ज का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि हम लोग किसकी बात करते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। समझे बात को? बाकी वो दोनों भाई साहब को नाम का पड़ा हुआ है। समझ रहे बात? तो ये बेसिक बात तुम लोग को पता ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर हो गया होगा। समझे बात? आपको इसके बाद कुछ और बातें करते हैं। तो 2 चार्जेस तुम लोग समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नजर आ गया सब। बाप को बताओ, बाप और पूजा में काफी रिलेशन है। पूजा करते हैं बाप को। एनसीईआरटी में कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास चार्ज जब भी आएगा तो उसके साथ मास होगा। क्यों? क्या वो जरूरी है? और ये जरूरी नहीं है कि मास होगा तो उसमें चार्ज होगा। लॉजिक बताते हैं, फिजिक्स में रट्टा नहीं मारते हैं, ज्ञान नहीं आता है। उसमें सिल्क वाला एग्जांपल। ये रट्टा मारने का कौन शुरू कर दिया है? सब केमिस्ट्री वाला सब पता है, कौन फैला दिया यार रट्टा मारना। हमें बोलते रट्टा मार लो इसको, बच्चा समझेगा कंसेप्ट तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। नहीं सर, charge always comes with mass.
चार्जेज एंड फील्ड। हो गया, तुम लोग हो गया जी? यस सर। चलो रफ करते हैं इसको। हाँ। हो गया, ठीक है। अब कुछ और बातें करते हैं कि कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी वगैरह क्या होगा और नहीं होगा। ठीक, एक कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है ना। अभी ये होता है, बाद में पता चलेगा तुम लोगों को क्या, कि अगर मान लो कि कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी कौन सा चार्ज तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इसमें केस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम नेचर के अगर चार्ज पार्टिकल, वहां पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। बीच वाला सर्कल को मिटा देंगे। अगर मान लो कि अगर दोनों, अगर मान लो बॉडी अगर नेगेटिवली है, ये भी देखो नेगेटिव चार्ज और ये भी क्या है तुम लोगों को नेगेटिव चार्ज, इस वाले केस में भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, तुम लोगों को रिपल्सन होगा। और मान लो कि है ना, और अगर मान लो कि अपोजिट नेचर का है, ये पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा है, नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, दोनों एक पास में आ जाएंगे, है ना। यानी यहाँ से एक बात बोल सकते हो कि अगर सेम नेचर के चार्ज, सेम नेचर के अगर चार्ज, सेम नेचर के चार्ज, ये सेम नेचर के चार्ज को कभी क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है आपका, तुम लोगों को एक जैसे, तो इसके बीच हमेशा क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। और मान लो कि अगर अपोजिट नेचर का चार्ज, अपोजिट या कभी है ना बुक में लिखा रहता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग, अनलाइक चार्जेस। तो इसके बीच क्या होता है, तुम लोगों को अट्रैक्शन। सर ये बात समझ में आता है सर, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, ठीक। एक बात हमेशा जो लिखा है तुम लोगों को एनसीईआरटी में कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अब इसको बात को थोड़ा समझो तुम। ये देखो obvious सी बात है कि चार्ज क्या होता है, किसी मैटर के पास होता है, ये होता है ना। अब चार्ज ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल लिया और हवा में इसको लटका दिए। जैसे इंसान को देखो रहने के लिए घर चाहिए, उसी तरह चार्ज पार्टिकल को रहने के क्या चाहिए, तुम लोगों को मैटर चाहिए। और अगर मान लो कोई मैटर वगैरह होगा तो उसके पास मास कंपलसरी है, समझे बात। इसको तुम लोग उल्टा सोचो, अगर कोई मास है तो बिना चार्ज करा सकता है। बिना चार्ज का मतलब क्या, न्यूट्रल, समझे बात। जैसे मान लो अपने पास कोई बॉडी वगैरह है अनन्यूट्रल, तो कोई नेट चार्ज नहीं उस पर, समझे बात। लेकिन इसका मतलब यही है कि मास बिना चार्ज का रह सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास का नहीं रह सकता। जैसे हमारा इंसान है तो कम से कम रहने के लिए घर चाहिए, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में अगर इंसान है नहीं, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या, भाई घर खाली पड़ा हुआ है। बात समझ में आया, कोई बात यहाँ पर कि चार्ज अगर कहीं पर है तो मास जरूरी है, क्योंकि चार्ज किसके अंदर रहता है, मास में रहता है। लेकिन अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा, और मान लो होगा तो या तो नेगेटिव होगा या तो कौन सा होगा तुम लोग पॉजिटिवली होगा। बात समझ में आया क्या? तो बेसिक बकाती है, छाप लो इसको। लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज हो गया। इसका मतलब मेरे साथ समझ में आ गया तुम लोगों को, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चलो हो गया। कैसा लग रहा है आपको? जैसा भी फील करें सर, मुझे कैसा आप धीरे धीरे करते रहते कुछ बोलते हैं आप? डॉक्टर देखो, एक आप थोड़ा समझते हैं कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। चार्ज और obvious सी बात है यार, आराम से धीरे धीरे चलते रहेंगे। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैं तीसरी बार चल रहा है चैप्टर, और एक साल के बाद 12th क्लास का फिजिक्स थोड़ा सा प्यार जग जाता है मुझसे। यस सर। यस सर। ज्यादा बात रियल वाला नहीं है, दिल वाला प्यार है। चलो सही है। ये तुम लोग है तो इधर देखो यार, चार्ज और मास में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास, ये तुम लोग है तो इधर ध्यान से देखो कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। इधर चार्ज कर लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं मास। ये पता है लगता नहीं, कोई बोर्ड के फैकल्टी पढ़ाते रहता है, इन दोनों में क्या अंतर है? समझे बात? बोलिए ना, ठीक है। एक से सही पता है कि चार्ज है ना, देखो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव टाइप का और एंड क्या होता है तुम लोगों को नेगेटिव। समझे बात? चार्ज देखो दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, कौन सा होता है? नेगेटिव। लेकिन जो मास होता है, मास हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। समझे बात? मास नेगेटिव कोई मतलब नहीं होगा, काफी मास छोटा हो सकता है ना, मिलीग्राम जो भी ग्राम। समझे बात? तो दिक्कत है क्या? बोला यार, और बोला। एक बात है ना कि चार्ज है ना, चलो सेकंड पॉइंट क्या है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट। ये समझने वाली बात, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। मतलब अगर मान लो कि चार्ज पार्टिकल तुम ले लिए और किसी स्पीड चार्ज पार्टिकल फेंक दो, तो चार्ज पार्टिकल तो चार्ज चेंज नहीं करेगा। और एक बात देखो, हम लोग को लगता है ना, जैसे मान लो कि मेरा अगर मान लो कि वजन अगर 50 kg 60 kg, समझे बात, तब 5 kg तो जनरली क्या होता है, सुनो, अगर मान लो तुम अगर नॉर्मल मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि तुम लोग को या मुझे अगर कोई पकड़ के लाइट के स्पीड से अगर फेंक दे, तो उस केस में क्या होता है? मास इंक्रीज कर जाता है। समझे बात? यानी कहने का मतलब है कि जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है? तुम लोगों को स्पीड पे। किस पे डिपेंड करता है? तुम लोग के स्पीड पे, है ना। यानी बोल सकते हैं कि मास डिपेंड ऑन, मैं बता देता हूं, मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ लाइट, और मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और जो फार्मूला है, ध्यान देना, ये तुम लोग को पढ़ना है चल के। जो फार्मूला है m = m0 अपॉन 1/μ
v स्क्वायर अपॉन कितना बनता है तुम लोगों को c स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पर m0 को बोलते हैं रेस्ट मास, यहाँ पर m0 को क्या बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या है कि जब मान लो कि ऑब्जेक्ट किसमें तुम लोग को रेस्ट में, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ, अब मुझे कोई अगर मान लो कि तौल दे तो मेरा जो वजन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेस्ट मास, समझे बात। यहाँ पर c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है तुम लोगों को वेलोसिटी ऑफ लाइट। और सबको पता है c होल कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो बात। m क्या है, m देखो उस बॉडी का तब मास है जब उस बॉडी की वेलोसिटी कितना है तुम लोग v, समझ रहे हो बात। इसको तुम ऐसे इमेजिन करो थोड़ा सा, करोगे कैलकुलेशन, बोला है ठीक है। जैसे मान लो है ना कि कोई अपने पास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको है ना अपने पास मान लो कोई है ना स्टार्टिंग में किसी ऑब्जेक्ट मास अगर m0 है, इसको लो है ना वेलोसिटी इक्वल टू लाइट की वेलोसिटी के आधे से फेंक दी, c/2 से फेंक दी, तो बताओ इसका मास कितना हो जाए, इस फार्मूला कोड करो तो कितना आ जाएगा m इक्वल टू तुम लोग m0 सही अपॉन स्क्वायर कितना 1 - v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह पे कितना लिख सकते हो c स्क्वायर अपॉन 4, तो देखो c स्क्वायर अपॉन 4 नीचे कितना आ जाएगा c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी m0 अपॉन कितना आ जाएगा 1 - 1/4 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा 2m0 और नीचे 4 में कितना है √3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2m0 √3 का मान लगता है 1.73 होता है, समझे बात। अब देखो ऊपर देखो 2 है और नीचे आपका देखो 2 से कम है, इसका मतलब डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब देखो पहले इसका मास कितना था तो m0, और जब लाइट के वेलोसिटी का हाफ से अगर फेंक दिए तो ये देखो m0 से मान बढ़ जाएगा इसका, नहीं देख रहे हो क्या। यानी कहने का मतलब यही है कि किसी बॉडी का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, समझते मान को इसको आगे पर चलना पड़ के बस इतना ध्यान दो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। लेकिन हाँ इसी केस में अगर मान लो कि अगर कोई चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, हम लोग लगता है जैसे मान लो हम लोग दौड़ते हैं समझे बात, तो उस केस में मास बढ़ना चाहिए, देखो बढ़ता है ना लेकिन मालूम नहीं चलता। जैसे मान लो तुम अगर मान लो दौड़ना शुरू करें 10 मीटर पर सेकंड से, तो देखो ऊपर देखो 10 मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा 100, और नीचे स्पीड कितना हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 का स्क्वायर, तो पता है इसके कंपेयर में ये स्पीड क्या है काफी छोटा है, समझ रहे हो। तो क्या होता है लगता है कि हम मास चेंज नहीं कर रहे, लेकिन लाइट के स्पीड से चौथाई हाफ अगर करके फेंक दोगे ना तो मास क्या लगेगा तुम लोग को इंक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो बात। लेकिन हम लोग दौड़ते हैं तो लाइट के स्पीड से क्या है काफी कम है, समझ रहे बात को, तो फील नहीं होता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि चार्ज क्या है कंजर्व है, थर्ड पॉइंट क्या है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। एक कंजर्व का मतलब क्या है कि इसको हम डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं कर सकते, चार्ज इज कंजर्व, समझे बात को। लेकिन बट मास इज नॉट कंजर्व, but mass is not conserved. It can be changed into energy. It can be changed into energy and vice versa. ध्यान देना इस बात को, इसी को आइंस्टीन का रिलेशन बोलते हैं। ये बोल रहा है कि चार्ज तो कंजर्व होता है, जैसे मान लो कि इसको नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मास कंजर्व नहीं है। यानी कहने का मतलब मास को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, या एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम लोग को आइंस्टीन का जो रिलेशन है E = mc², तुरंत देखा होगा कभी जिंदगी वगैरह में। हां E = mc² में E क्या है तुम लोग एनर्जी, m क्या है मास, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी इस केस में वही है कि अगर मास है तो किसमें कन्वर्ट कर दोगे, ये तो कांस्टेंट है यार, c क्या है कांस्टेंट, या इसमें बदल जाएगा एनर्जी किसमें बदल जाएगा, समझे बात। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ तुम लोगों को कि मास को तुम लोग है ना चेंज कर सकते एनर्जी में, वाइस वर्सा का मतलब क्या है इसके उल्टा भी। एक बात और है इसमें, क्या है कुछ नहीं, एक और कि फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल या तो हो सकता है रिपल्सिव या क्या हो सकता है तुम लोग अट्रैक्टिव, समझ रहे हो बात। फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges will be attractive कब होगा जब अपोजिट नेचर का होगा, will be attractive और repulsive कब होगा जब सेम नेचर का होगा। बोला है force between
टू चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन दो मास के लिए जो फोर्स लगता है हमेशा क्या लगता है? अट्रैक्टिव। देखो मान लो इसका ढक्कन का मास, एक अर्थ का मास, थोड़ा इसको अट्रैक्ट कर लिया, यानी कहने का मतलब है कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, force between two masses is always attractive. Force between two masses is always attractive. एक कुछ पॉइंट है तुम लोगों का फोर्स और मास से रिलेटेड, छापो। रेस्ट मास का तुम लोग मतलब समझ में आ गया ना, कि जब आराम से रेस्ट कर रहा है गद्दे पर। हाँ सर समझ में आ गया सर, कितना समझदारी है ये मेरा सर, ये अलग बात है, मेरा मच्छरदानी खराब है सर। ये सब बोर्ड में टीचर पढ़ाता है यार, मैं क्यों पढ़ता हूँ यार, गुस्सा आ गया। अमरुलाई हो गया, इंसान गला बजा से क्या करोगे, क्या नहीं घर वाले हाँ पता नहीं, कुछ खाकर तुम्हारी बहुत आती है। ये बच्चा जब 8-9 तक पढ़ता है, 6-7 तक, उसको घर से बात करने में फोबिया रहता है, पता नहीं कैसे इंसान बात करता है, ऐसा होता है क्या? तुम गर्ल्स हो ना, तुम तो गर्ल्स हो, मैं बॉयज से बात करूँगा। हाँ सर, हम तो अकेला बैठे हैं सर, हम तो खुद वेट करते रहते सर, मुझसे कोई बात करे। ये सर आप कर देंगे आप? बोलो यार। Force between two charges. किसी का बर्थडे है, हो गया?
ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। आज इसी पर कहते चलते रहेगा, छोटी छोटी बात। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सर समझ में तो आता तो है सर, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं भी आता है। चलो ठीक, लगा दिया तुम रेडी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सबको पता होगा, तुम्हारे सर बचपन में रटवा दिए होंगे। नो सर। कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाँ ओनली इट कैन बी आपका ट्रांसफॉर्म। वही बात देखो तुम लोग, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वही मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारे पुराने वाले सर में दिल नहीं दुखा सकता। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, charge can neither be created nor be destroyed, only it can be, only it can be transformed, only it can be transformed। या सेकंड बात एक और बोल सकते हो कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज remains constant, the total charge of an isolated system remains constant। remains constant इसको बोल सकते हो is constant, ये भी बोल कोई दिक्कत नहीं, remains को हटा देना, is constant कर दो, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जिसे ना जिसको बाहर की दुनिया कोई खबर नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब ये है ना कि जो एक कमरे में बंद है, आइसोलेट कर गया दुनिया से, एकदम क्वारंटाइन कर। क्या होता बीच में चल रहा था जो कोरोना टाइम में क्वारंटाइन कर गया, क्या उसको बोल रहे थे हम लोग? तो क्वारंटाइन करने का मतलब ये ना कि बिल्कुल दुनिया से कट गए हैं, समझ रहे बात? तो ये बोल रहा है, ध्यान दो कि अगर कोई सिस्टम का जो टोटल चार्ज क्या रहेगा, तुम लोगों को कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, यही है ना? अरे बोलना है जैसे मान लो, देखो तुम लोग, एक अपने पास एक डब्बा है, ध्यान देना, एक अपने पास क्या है, एक डब्बा है, समझे बात? बोलोगे अपने पास क्या डब्बा है, और इसमें मान लो 3 बॉडी है, मान लो इसके पास देखो 3 कूलम चार्ज है, इसके पास 1 कूलम चार्ज है, और इसके पास मान लो कि 4 कूलम चार्ज है। कोई दिक्कत है क्या? अब डब्बा को पकड़ के ऐसे हिला दी, मिक्स कर दी, समझ रहे हो? तो मिक्स करने के बाद क्या देखें, डब्बा थोड़ी चेंज करेगा, मिक्स करने के बाद क्या देखें, टक टक और टक। एक पे देखे आपका कि मान लो कि 5 कूलम चार्ज आ गया, और एक पे देखे आपका कि 6 कूलम चार्ज आ गया, और इसमें चार्ज नहीं पता कि इसमें चार्ज कितना होगा, समझे बात? एक डब्बा था, 3 बॉडी था, है ना, और तीनों पास का चार्ज इतना था, हिलाया मिक्स हो गया चार्ज का, तो देखिए इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें कितना आएगा? तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि ये पूरा जो सिस्टम देखो आइसोलेटेड है, चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब चार्ज कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? जितना पहले चार्ज उतना ही बाद में भी होगा। तो मान लो पहले चार्ज एक में था Q1, दूसरे बार Q2, और तीसरे कितना था? जब मान लो मिक्स किया तो चार्ज कितना हो गया? फर्स्ट पे Q1 डैश, सेकंड पे Q2 डैश, थर्ड पे कितना हो गया तुम लोग? Q3। मान लो इसमें चार्ज कितना है तुम लोग? Q3 डैश। अगर Q1 का वैल्यू कितना दिया? 3, तो प्लस 3 कूलम, प्लस कितना होगा? प्लस 1 कूलम, और प्लस कितना तुम लोग? प्लस 4 कूलम, इक्वल टू फर्स्ट में कितना तुम लोग? 5 कूलम, और प्लस कितना तुम लोग? 6 कूलम, और सर्च तो कितना? Q3 डैश। यानी कितना होगा? 3, 1 4, और 4 4 8, यानी कितना होगा? प्लस 8 कूलम। तुम लोग बोल रहे थे ना चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो सिंपली ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे कितना होगा? 6 5 11,
11 कूलम प्लस कितना आ जाएगा Q3 डैश, इधर भेज देंगे Q3 डैश से करंट कितना आ जाएगा 8 कूलम माइनस 11 कूलम, यानी कितना आ जाएगा Q3 डैश करंट कितना आ जाएगा माइनस, यानी इस पे चार्ज कितना आ जाएगा माइनस 3। अब ये कैसे कर दिए, तो चार्ज कंजर्व कर दिए, जितना पहले इस बॉडी का चार्ज था उतना ही बात समझ में आएगी। तो सिंपल लॉजिक वगैरह है। चलो यहाँ तक चार्ज। बचा थाली बज रहा था, आया नहीं चॉकलेट लेकर ये उम्मीद। Total charge of an isolated system remains constant. हो गया। ये तुम लोग को 10th क्लास में बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है क्या तुम लोग? किसी बॉडी के पास जो नेट चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो चार्ज का शेयरिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच, तो किसके फॉर्म होगा, इंटीजर फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 देंगे, 4 देंगे, 50 देंगे, कभी भी तुम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होंगे। चलो हो गया। तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगा दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगा दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में लिख लेने दो, फिर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो सर समझ में आता तो है सर, थोड़ा बहुत तो आता ही आता है। तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगा दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 12th क्लास का जो फर्स्ट जो फार्मूला है यहीं से मिलता है, Q=m × एक बार मुझे थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेने दो, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। एक क्वांटिटी और लिखो तुम लोग, द स्मॉलेस्ट चार्ज, the smallest charge that can exist independently is charge on one electron, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो माइनस लगा देना, सबको पता है इलेक्ट्रॉन कौन सा जो नेगेटिव चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सबको पता है, तुम लोगों को 1.6 × 10 कूलम कितना होता है, -19 कूलम। ये तो बात है, सबको पता है तुम लोगों को, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है सब छोटा, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, ठीक। सेकंड जो पॉइंट है तुम लोग यहाँ पे लिख लेना, जिसको तो है ना, ये हम लोग बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट
चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट in integral multiple of fundamental charge. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी हो सकता है कि बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन दें, दो दें, तीन पॉजिटिव चार्ज दें, चार पॉजिटिव चार्ज दें, और ऐसे करते करते आपका n चार्ज दें, या नेगेटिव दे सकते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, -3 नेगेटिव चार्ज, -4 नेगेटिव चार्ज, ऐसे करते करते यहाँ पे माइनस आपका n × e। समझे बात? कभी भी इसके बगल में है ना, यहाँ पे इसके नीचे लिख देना, वहाँ लिखने के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोजिशन मान -2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकते हैं, या माइनस आपका 7/8 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकते हैं। इंटीग्रल वैल्यू में हाँ, यहाँ तक लिखो तुम लोग, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है पूरे। एक बार लिखो सही है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है वो किसके फॉर्म होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे बात को? या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो होगा, चार्ज होगा, या तुम लोग इसको उल्टा भी सोच सकते हो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में और चार्ज अगर ट्रांसफर करेगा तो भी किसके फॉर्म में करेगा? तुम लोग को इंटीजर फॉर्म में। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पूरे यूनिवर्स में सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझे बात को? इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी चार्ज नहीं है। हालांकि पता नहीं आजकल उस भी चलिए क्वार्क वगैरह है ना, क्वार्क है ना, उस केस में है ना। तीनों कहाँ गए? हो गया। तो क्वांटाइज का मतलब क्या है कि वो जो है वो किस अमाउंट में, तुम लोग फिक्स्ड अमाउंट में, और पूरे यूनिवर्स में सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? तुम लोग इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। इससे कोई छोटा चार्ज पार्टिकल और नहीं। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब देखो, हो सकता है किसी बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो से तीन दे सकते हैं, या तो माइनस दे सकते हैं। तो एक जो फार्मूला आ जाएगा, या तो पॉजिटिव ले सकते हैं, दे सकते हैं, या तो नेगेटिव दे सकते हैं। यानी जो फार्मूला आ गया E = क्या हो जाएगा? दोनों कंबाइन कर तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? तुम n × e। यही फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या है? Q आपका क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। Q क्या है तुम लोगों को? चार्ज ऑन बॉडी। और n का जो वैल्यू आना चाहिए तुम लोगों को किसके फॉर्म में आना चाहिए? तुम लोगों को इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। किसके फॉर्म में? इंटीजर। और E क्या है तुम लोगों को? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन क्या है? तुम इलेक्ट्रॉन। और सबको पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है तुम लोगों को? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो फार्मूला है Q = Ne + -Ne, यही फार्मूला क्या है तुम लोगों को? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। और 12th क्लास का फर्स्ट फार्मूला यही है। 12th क्लास का फर्स्ट फार्मूला यही है। हो गया? इस फार्मूला को पुनः प्रणाम करो। नमस्कार। हो गया टाइम हो गया क्या? मेरा गला हो जाएगा। चलो, एक न्यूमेरिकल तुम लोग करके बताओ कि क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है और ये क्या पॉसिबल नहीं है? सर पॉसिबल तो नहीं है सर। केमिस्ट्री वाला चीज फिजिक्स में भी पढ़ा है। केमिस्ट्री वाला एटम नाम का चैप्टर भी है फिजिक्स में। अरे भैया, जब केमिस्ट्री वाला सर तरीके से पढ़ाते तो हम लोग ये क्या पढ़ता पढ़ाने का। एक न्यूमेरिकल तुम लोग करके बताओ। एक न्यूमेरिकल तुम लोग करके बताओ
क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? चलिए क्वेश्चन क्या है? कैन ए चार्ज ऑफ, क्वेश्चन लिखो तुम लोग। क्वेश्चन क्या है? कैन ए चार्ज ऑफ +8 × 10 के पावर -18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी, समझे बात? क्या इतना कूलम चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव थोड़ा। और वहाँ पे 0.8 × 10⁻⁻19 कर देंगे। किसी आंसर आया क्या? नो बोल रहा है कि क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव है और हमेशा नेगेटिव चार्ज पे ट्रांसफर करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कर रही है। बोलो यार, तो सिंपल जो फार्मूला लगा था तुम लोग, क्या होता है? Q इक्वल टू कितना होता है? N × E, समझे बात? अब बताओ चार्ज Q क्या है? टोटल चार्ज कितना दे रहे हैं बताओ? 8 × 10 के पावर कितना है? -18 इक्वल टू N तो निकालना ही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है कितना? 1.6 × 10 के पावर माइनस है, ये है क्या? यानी N इक्वल टू कितना आ जाए? 8 × 10 के पावर -18 अपॉन कितना आ रहा है? 1.6 × 10 के पावर कितना आ रहा है? -19। ये मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा। इसे कितना बच जाएगा? 8/1.6 × 10 के पावर कितना बच जाएगा? -1। ऊपर चला जाएगा तो मुझे लगता है कि 8 × कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 16, ऊपर एक और 10 चल जाएगा। ये 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो गया? तो n के वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। अब बताओ यहाँ पे जो फार्मूला में n हमेशा किस फॉर्म होना चाहिए तुम लोगों को? इंटीजर फॉर्म में। क्या 50 इंटीजर है क्या? अरे 50 इंटीजर है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग है ना किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कि n के वैल्यू किस फॉर्म में तुम लोग को? इंटीजर फॉर्म में। इसका मतलब 50 होगा, तुम लोगों को पॉजिटिव चार्ज दे रहा होगा, यही मतलब हुआ ना जी। इसका मतलब n यहाँ इंटीजर में आ गया, n के वैल्यू किस में आ गया? तुम लोग इंटीजर फॉर्म में आ गए। और देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है कि 50 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उससे निकाल लेगा, तब में बच जाएगा। चल हो गया क्या? तो ये बेसिक बातें था। तुम लोग एक आध कुछ और फार्मूला वगैरह दिखाई देगा तो सॉरी इस फार्मूला मैथ नहीं आता क्या? चलो हो गया। अरे पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है? उसे निकाल दिया, ठीक है, रख इसको। हाँ, अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ। छोटा सा टॉपिक है, तुम लोग 10th क्लास में तो पढ़ाए होगा, हम शायद बताए होंगे। चार्जिंग के मेथड कितने तरह के होते हैं? वेज ऑफ चार्जिंग है ना। तुम लोग जैसे कॉपी पर हेडिंग लगा दो, वेज ऑफ चार्ज या वेज ऑफ चार्जिंग कि है ना किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं? वेज ऑफ चार्जिंग। तो वेज ऑफ चार्जिंग का जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय क्या बोल सकते हैं हम लोग? है कंडक्शन। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगा लो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय क्या लिख सकते हैं तुम लोगों को? कंडक्शन। हो गया क्या? अब देखो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन को मेथड हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी कहने का मतलब यही है
कि डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कोई दिक्कत है क्या? वो लड़की क्या लिख रही है? जैसे मान लो कि अपने पास एक बॉडी है, ध्यान देना, अपने पास क्या है, बॉडी है, समझ रहे बात? देखो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या, हाथ मिला, समझ रहे बात? अपने पास एक बॉडी है जिसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अपने पास एक बॉडी है इसके पास क्या है, तुम लोगों को एक्सेस ऑफ क्या है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, समझे बात को? और अपने पास एक और बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अपने पास क्या है, तुम लोगों को एक न्यूट्रल बॉडी है। तो सबको पता है कि न्यूट्रल है, तो इससे मतलब नेट चार्ज कितना आ जाएगा तुम लोगों को? सबको पता है कि नेट चार्ज क्या होगा तुम लोगों को? अब देखो, अगर इसके पास अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास अगर नेट चार्ज 0 है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें कूद जाएगा। समझ रहे बात? ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉन से फ्लो कर जाएगा। अब फ्लो करने के बाद क्या कर दो, तुम दोनों को अलग अलग कर दो। तो एक फर्स्ट वाला इसका नाम मान लो कि ए रखते हैं बॉडी का, और न्यूट्रल वाला नाम अगर बी रख देते हैं तो इधर ए हो जाएगा, और दोनों को अलग करने के बाद ए हो जाएगा। अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, कुछ इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? इसके पहले बताओ बी पे नेट चार्ज कितना था, 0। जैसे इसको टच में किया दोनों पे क्या हो गया, इधर चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन में चार्ज का जो ट्रांसफर इक्वली होता है क्या? तो देखो इक्वल तब होगा जब दोनों बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल क्या होगा, तुम लोगों को सेम होगा। मतलब क्या है तुम लोगों को, इफ शेप साइज कॉमा साइज एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज सेम, मतलब क्या, ध्यान देना, जैसे मान लो अपने पास कोई बॉडी है, इसके पास देखो क्यू चार्ज है, समझे बात को? और दूसरा एक और बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसके देखो कांटेक्ट में लेके आ गए, और दोनों बॉडी के देखो शेप एंड दोनों का शेप भी सेम है, साइज सेम है, और दोनों मान लो सिमेट्री बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें चार्ज ज्यादा ट्रांसफर करेगा, तो चार्ज ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, इस केस में इक्वली डिवाइड करेगा। इसका नाम अगर ए रख दो, इसका नाम अगर बी रख दो, तो ये बॉडी इधर हो जाएगा, बी बॉडी इधर हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2, और कितना हो जाएगा आपका Q/2। समझे बात को? इस केस में चार्ज इक्वली देखो ट्रांसफर कब तब करता है, दोनों बॉडी, जब दोनों बॉडी आपका बना है तुम लोग उससे मटेरियल का और शेप का। समझे बात को? अगर मान लो कि अगर नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें कुछ होगा, इस पे कुछ होगा, लेकिन ट्रांसफर छाप लो, लेकिन ट्रांसफर होगा। न्यूट्रल का मतलब सबको पता है कि चार्ज कितना होगा, लड्डू, चार्ज कितना होगा, लड्डू। न्यूट्रल तब होगा जब चार्ज कितना होगा, 0। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड ये है। हो गया? क्या लड्डू बना रही है?
इसको रब कर दे क्या? सेकेंड मेथड है जिसका नाम क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकेंड जो मेथड है उसका नाम क्या है तुम लोगों को? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ध्यान देना, देख रहा है क्या? सेकेंड जो मेथड है उसका नाम क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में देखो चार्ज ट्रांसफर करता है उसकी कब करेगा? जब विदाउट क्या होगा? कांटेक्ट। विदाउट तुम लोग क्या होगा तुम लोगों को? विदाउट कांटेक्ट। क्या होगा तुम लोगों को? विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं तुम लोगों को? सर समझ रहे हो बात? बिना कांटेक्ट किए क्या कर सकते हैं? चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कैसे करें ध्यान दो। जैसे कि मान लो कि अपने पास एक बॉडी है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस बॉडी के पास क्या है तुम लोगों को? एक्सेस ऑफ क्या है तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। क्या तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दो, ये इसके बगल में एक बॉडी है, इसका नाम ए है, और एक बॉडी क्या है तुम लोगों को? न्यूट्रल। क्या है तुम लोगों को? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब चार्ज थोड़ी होता है, नेट चार्ज ही होता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, अगर मान लो इसके में कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? इसके बगल में नेगेटिव चार्ज जो बॉडी है, ये नेगेटिव धक्का देगा, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि न्यूट्रल में जो नेगेटिव चार्ज है इस कोने पे आके सब खड़ा हो जाएगा। सब समझ रहे हो बात? सेम नेचर रिपेल कर देगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, यानी एक यूनिट पे कौन सा चार्ज आएगा तुम लोगों को? समझे बात? कोई दिक्कत है? अब क्या करते हैं? इसके बगल में एक और बॉडी चिपका देते हैं। ध्यान देना, यहाँ कहीं दोनों कांटेक्ट में है क्या? नहीं ना, ये तो धक्का देकर साइड कर दे नेगेटिव वाले को। अब है ना, यहाँ एक है ना, अपने पास एक कंडक्टर बॉडी है, जो भी क्या है तुम्हारे पास क्या है तुम लोगों को? न्यूट्रल। तो क्या होगा? इसके पास इस एंड पे देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करे? इसमें जंप कर देगा। क्या करेगा तुम लोगों को? जंप करके क्या होगा? इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर नेमी इसका बी कर दो और फिर क्या करना है तुम लोगों को? इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग दोनों ए और बी को कर दो। एक के पास कौन चार्ज बन जाएगा? इसमें जो नेगेटिव चार्ज है इसमें सब कूद जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। इसमें कौन हो जाएगा ज्यादा? नेगेटिव। यानी एक बच जाएगा तुम लोगों के इधर पॉजिटिव बच गया, और ये वाला क्या बच गया? बी वाले में क्या बच गया तुम लोगों को? बात समझ में आ रहा है आप लोग? अरे बोल रहे हैं ये, इसको तुम लोग है ना उल्टा भी सोच सकते हैं। उल्टा क्या सोचेगा यार? उल्टा तुम लोग क्या सोचेगा? एक उल्टा तुम लोग क्या सोचेगा? ध्यान दो, जैसे कि मान लो कि अपने पास एक बॉडी है, वो बॉडी है तुम लोगों को पॉजिटिव चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज, और बगल में एक बॉडी है न्यूट्रल। अपने बगल में कौन सा बॉडी है तुम लोगों को? समझे बात? आप क्या करो तुम लोग? अब बताओ, न्यूट्रल होगा, इसके बगल में पॉजिटिव है, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको धक्का देके यहाँ पहुंचा देगा। धक्का देके कहाँ पहुंचा देगा तुम लोगों को? इधर पहुंचा देगा, और नेगेटिव वाले को यहाँ कर लेगा। समझे बात? अब क्या करना है? इस न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पे तुम लोगों को कर देना है अर्थिंग। क्या कर देना है तुम लोगों को? अर्थिंग। एक अर्थिंग करने का मतलब है ना कि एक वायर लिए और जमीन में क्या कर दी? इस वायर को गाड़ दी। देखा होगा अर्थिंग क्या रहता है? समझे बात? अर्थिंग में देखो, अर्थ के अंदर क्या है तुम लोगों को? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या तुम लोग कहे तुम लोगों को? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओशियन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अंदर रेडियो काफी ज्यादा है, तो क्या होगा? इसके एक गिन यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर काफी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या होगा? मूव करना, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? इसके अंदर कौन सा तक भर जाएगा तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज। समझे बात को? तो ऐसे भी यहाँ पर भी देखो तुम लोग कर सकते हैं बाई इंडक्शन मेथड। समझे बात को? इसको तुम लोग छाप लो, और ये जो तुम लोग करता है इसको पोलराइज करना बोलते हैं, बस इतना ही छाप लो। छाप लो। अब पोलराइजेशन क्या होता है तुम लोग काफी समय लगेगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टेम्परेचर है।